नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं यूनिट 1 के, जिसमें डीएनए एंड आरएनए एंड देयर स्ट्रक्चर। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं और ये सभी टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, तो आप इसको फॉलो करते रहिए। और जैसा कि आपको मालूम है, जो UKSSC ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया उसमें उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी का जो एग्ज़ाम है वो भी होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, अगले महीने से यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। तो उसको लेकर जल्दी अपडेट दी जाएगी और यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक डीएनए एंड आरएनए। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो पहले उसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था समसूत्री विभाजन की वह अवस्था जिसमें पुनः हाइड्रेशन शुरू होता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा था कि जो मियोसिस है यानी कि अर्धसूत्र विभाजन है, इसका नामकरण किसने व कब किया था। तो दो लोगों ने यहाँ पर कमेंट में आंसर बताए थे इसके। पहला आंसर दिया था नीलम देव ने, इन्होंने दूसरे का आंसर बताया फॉर्मर एंड मोरेन 1905 में, बिल्कुल सही आंसर है। पूनम शर्मा ने भी सही आंसर दिया, लेकिन इन्होंने जो सन है इसका वो गलत बताया है 1902। तो इसका राइट आंसर है 1905। तो जो मियोसिस का नामकरण किया था वो किया था JB फॉर्मर ने। इनका पूरा नाम था जॉन ब्रेटलैंड फॉर्मर और जेईस फॉर्मर, दोनों ने मिलकर इसका नामकरण किया था जॉन एडमंड शेरोक। JES मोरे और JB फॉर्मर इनका पूरा नाम है। 1905 में इन्होंने इसका खोज किया था। पहले जो नाम था मियोसिस का वो कुछ इस तरह से नाम था, मियोसिस इसे कहा जाता था। बाद में इसकी स्पेलिंग चेंज हुई और इसे मियोसिस कहा जाने लगा। तो JB फॉर्मर एंड JES मोरेन ने इसका नामकरण किया था 1905 में। नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर है कि वह अवस्था जिसमें पुनः हाइड्रेशन शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर दिया गया था हाइड्रेशन स्टार्ट अगेन इन टेलोफेज। ये बिल्कुल सही आंसर है। और पूनम शर्मा ने इसका आंसर रॉन्ग दे दिया यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेलोफेज। जो थर्ड स्टेज है समसूत्र विभाजन की, उसमें जो थर्ड स्टेज है वहाँ पर हाइड्रेशन यानी कि जलीकरण फिर से शुरू हो जाता है। और हाइड्रेशन जो शुरू होता है वो होता है यहाँ पर प्रोफेज में। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रेशन कहाँ शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर है थर्ड स्टेज टेलोफेज में। चलिए आज का टॉपिक अब देखते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। बाकी के जो टॉपिक्स हैं हमारे सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी, ये सब हमने क्लियर कर लिया है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन भी हमने लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिया था। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और इसको आज हम देखने वाले हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज, तो वीडियो में बने रहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया जाए जो एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार बनाया गया हो, यानी कि कुल 100 क्वेश्चंस MCQ वाले, और उसको आप अप्लाई कर सकें खुद से और देख सकें कि आप कितने जो पेपर है वो कवर कर पाते हैं, यानी कि एक तरह का मॉक टेस्ट आपका लिया जाए। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर वर्क कर सकें और ऐसा कुछ मॉक टेस्ट बना सकें। तो चलिए फ़िलहाल देखते हैं आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को देखिए इसको कंप्लीट। और आज हम कुछ अच्छी चीज़ें इसमें सीखेंगे, ये कैसे काम करता है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, ये सारी चीज़ें, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डीएनए क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो डीएनए है उसकी खोज की गई थी 1869 में, और ये खोज की गई थी जोहन फेडरिक मिसर द्वारा। जोहन फेडरिक मिसर द्वारा ये खोज की गई थी, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नंबर 2, इसका जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नंबर 3, ये जो सेल है वो RBC में नहीं पाई जाती, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में ये जो डीएनए है वो नहीं पाया जाता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें डीएनए या जेनेटिक कोड नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा RBC में जो है डीएनए नहीं होता है या जेनेटिक कोड नहीं होता है। तो इसका यही आंसर है, RBC में जेनेटिक कोड नहीं होगा। नंबर 3, इसमें डीएनए जो है वो हमारे जीवन में विकास, वृद्धि और प्रजनन के लिए जो डीएनए है उसके पास निर्देश रहते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है। बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो
इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है। डीएनए एक जटिल लंबा जंजीर जैसा दिखने वाला अणु है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो जीवित जीव की आनुवांशिक विशेषताओं को एनकोड करता है। यानी कि आपकी वृद्धि, आपका विकास, आपका प्रजनन, ये सारी जो आनुवांशिक विशेषताएं हैं इसको एनकोड करने वाला डीएनए ही होता है। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके पॉइंट्स हम धीरे धीरे समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अधिकांश पौधों में और जानवरों में डीएनए राइबोन्यूक्लिक और प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉम्पैक्ट संरचना के रूप में पाया जाता है और इसे ही सेल न्यूक्लियस में रहने वाले गुणसूत्र कहा जाता है। तो गुणसूत्र के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, यानी कि क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आपको मालूम है, ये तंतुरूपी पिंड होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को संरक्षित व निर्धारित करते हैं और इसे ही सेल न्यूक्लियस में रहने वाले गुणसूत्र भी कहा जाता है, डीएनए को। तो ये अगला पॉइंट है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम अपने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एमटी डीएनए भी प्राप्त करते हैं, जो केवल हमारी माँ से प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैं वो केवल हमारी माँ से प्राप्त होते हैं, पिता से नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेल के नाभिक से बाहर स्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो ये मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। आपने सेल स्ट्रक्चर देखा, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो इसमें कुछ इस तरह की संरचना होती है और इसी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक छोटा गोलाकार गुणसूत्र क्रोमोसोम पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला एक डीएनए है जो गोलाकार होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला छोटा गोलाकार गुणसूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी संरचना की बात करते हैं। डीएनए की संरचना किस तरह की होती है। तो देखिए यहाँ पर डीएनए की संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो जो डीएनए में सूचना को कुल 4 रासायनिक आधारों से बने कोड के रूप में संग्रहित किया जाता है, पहला पॉइंट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डीएनए में सूचनाओं को कितने रासायनिक आधारों पर एक कोड के रूप में संग्रहित किया जाता है, तो 4 रासायनिक आधारों पर एक कोड के रूप में संग्रहित किया जाता है। और ये आधार क्या है? नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 ग्वानिन, नंबर 3 थाइमिन, नंबर 4 साइटोसिन। तो ये 4 जो रासायनिक आधार है, इस पर ये डीएनए एक कोड के रूप में संग्रहित रहता है। यहाँ पर डीएनए में एक कोड के रूप में संग्रहित रहता है और इन बेसिस का जो सीक्वेंस होता है वो जीनोम का निर्माण करता है, यानी कि जेनेटिक कोड का निर्माण इस बेसिस का जो सीक्वेंस होता है उसी का निर्माण करता है। जैसे अल्फ़ाबेट्स में अक्षर के ऑर्डर का प्रयोग शब्द बनाने के लिए किया जाता है, वैसे ही डीएनए सीक्वेंस में नाइट्रोजन के बेस का ऑर्डर जीन बनाता है, जो सेल की भाषा में कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के तरीके बताता है। तो ये समझ लीजिए, जैसे कि हम अल्फ़ाबेट्स में अक्षरों का जो उपयोग है वो शब्द बनाने के करते हैं, वैसे ही जो ये डीएनए सीक्वेंस में नाइट्रोजन की जो बेस है, ये जो 4 बेस हैं, इसका जो ऑर्डर है वो सेल की भाषा में कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने के तरीके बताता है। तो ये 4 जो बेसेस हैं, एडेनिन इसे ए से डिनोट करते हैं, थाइमिन टी से, ग्वानिन जी से और जो साइटोसिन है उसे सी से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या है? ये बेसिस का जो सीक्वेंस होता है वो इन जो बेसिस का जो सीक्वेंस होता है यही जीनोम का निर्माण करता है, यानी कि हमारे जेनेटिक कोड को निर्धारित करता है। बेस पेयर की बात करें तो बेस पेयर 2 रासायनिक आधार होते हैं। तो बेस पेयर 2 रासायनिक आधार होते हैं जो डीएनए लैडर फॉर्म करता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, और जो डीएनए अणु में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक मूड़ी सीढ़ी की तरह होते हैं। तो जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये एक मूड़ी सीढ़ी की तरह होते हैं और हर एक स्ट्रैंड में एक बैकबोन होता है जो डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट के समूह से बना होता है। तो यहाँ पर दिया गया शुगर फॉस्फेट बैकबोन और डीऑक्सीराइबोज के समूह से बना होता है ये जो हमारा स्ट्रैंड है। तो सीढ़ी के भीतर जो ए है, यानी कि एडेनिन है, वो हमेशा थाइमिन पर चिपक जाता है और जो जी है यानी कि ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन से चिपक जाता है।
तो ये पूरा डायग्राम स्ट्रक्चर है डीएनए का, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर लैडर का फॉर्म ले लेता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी है, जो मनुष्यों में डीएनए है, वो लगभग मनुष्यों के डीएनए में लगभग 3 बिलियन बेसेस होते हैं, और इनमें से 99% से अधिक आधार सभी लोगों में समान रहते हैं। यानी कि जो बेसेस हैं लगभग 3 मिलियन, इसमें से 99% जो यहाँ पर बेसेस हैं वो इसमें सेम रहते हैं सभी ह्यूमन बॉडी में। तो यानी कि जो हमारा डीएनए चेक होता है वो ओनली 0.5 और 6% के बेसिस पर यहाँ पर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला यहाँ पर डीएनए की संरचना 3 घटकों में शुगर डीएनए अणु का आधार बनता है, और डीऑक्सीराइबोज भी इसे कहा जाता है। तो जो अभी हमने बात करी बेस पेयर में, जो अभी देखा हमने कि जो बेस पेयर है वो 2 रासायनिक आधार है, और ये डीएनए लैडर फॉर्म करता है, और डीएनए अणु में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि मुड़ी सीढ़ी की तरह होते हैं, और ये जो स्ट्रैंड्स है ये बना होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन से, यानी कि शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट के समूहों से ये बना होता है। नंबर 3 यहाँ पर विपरीत स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिससे सीढ़ी जैसी संरचना बनती है। तो ये देख सकते हैं ये विपरीत स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजन बेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और इससे ही सीढ़ी जैसी संरचना बनती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डीएनए की सीढ़ी जैसी संरचना कैसे बनती है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। विपरीत स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजन बेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और इससे ही सीढ़ी जैसी संरचना बनती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होगा डीएनए की संरचना में? नंबर 1, डीएनए में सूचना को 4 रासायनिक आधारों में बने एक कोड के रूप में संग्रहित किया जाता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। और इन बेसिस का जो सीक्वेंस होता है वही हमारे जेनेटिक कोड को निर्धारित करता है। नंबर 2, जो मनुष्यों में डीएनए है उसमें लगभग 3 बिलियन बेसिस होते हैं, और इसमें से 99% से अधिक जो आधार हैं वो सभी लोगों में समान रहते हैं। केवल 0 कुछ प्रतिशत यहाँ पर जो आधार हैं वो सब में डिफरेंट होते हैं। नंबर 3, डीएनए संरचना के 3 घटकों में शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोज आधार बनाता है, और इसमें फॉस्फेट का जो ग्रुप है वो भी यहाँ पर रहता है। तो शुगर फॉस्फेट का जो समूह है वो स्ट्रैंड्स बनाते हैं डीएनए में, जो कि इसका विपरीत स्ट्रैंड नंबर 4, जो विपरीत स्ट्रैंड्स होते हैं वो नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिससे सीढ़ी जैसी संरचना बनती है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो आरएनए, और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये आरएनए का है। तो आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है वो जो सेल होता है उसके केंद्रक के केंद्रीय में होता है, और ये आनुवांशिक होता है और मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण का महत्वपूर्ण कार्य करता है या इसमें मदद करता है। नंबर 2, जो आरएनए है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो नंबर 1 ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। आरएनए 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, और संदेशवाहक आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्रक में स्थित डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक सूचना प्राप्त करता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के कहाँ करना है उसके लिए सूचना डीएनए से प्राप्त करता है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नंबर 2 जो टाइप की बात कर रहे हैं हम, नंबर 2 टाइप है इसमें आरएनए के प्रकार में राइबोसोमल आरएनए। तो ये नोट डाउन करिए, पहला है मैसेंजर आरएनए संदेशवाहक आरएनए, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो ये राइबोसोम का एक घटक है। जो हमने अभी सेल के पार्ट्स पढ़े थे उसमें राइबोसोम का एक घटक है राइबोसोमल आरएनए, और ये राइबोसोम का 80% भाग बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, तो इसका आंसर होगा 80%। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अगला जो थर्ड टाइप है इसका वो है स्थानांतरण आरएनए।
तो ये तीसरे टाइप का आरएनए होता है। और इसकी बात करें तो ये सबसे छोटा आरएनए होता है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें कि जो आरएनए के टाइप से उसमें सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है। तो स्थानांतरण आरएनए जो है सबसे छोटा आरएनए होता है, जिसमें 75 से 95% राइबो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो स्थानांतरण आरएनए है उसमें कितने प्रतिशत के अराउंड राइबो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो 75 से 95% तक वेरी कर सकता है ये। और यह प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम ए स्थल में अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करता है। तो ये इसका मुख्य कार्य, प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम के स्थल में अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करता है स्थानांतरण आरएनए। तो कितने तरह के हो गए ये? 3 तरह के। और इसमें पहला है संदेशवाहक, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, तीसरा है स्थानांतरण आरएनए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो mRNA है वो सूचना लेता है डीएनए से कि प्रोटीन संश्लेषण किस स्थान तक करना है। और आरएनए की बात करें, राइबोसोमल आरएनए की, तो ये राइबोसोम का एक घटक होता है जो कि 80% भाग बनाता है राइबोसोम का। नंबर 3 स्थानांतरण आरएनए, ये सबसे छोटा आरएनए है जिसमें 75 से 95% राइबो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं जो डिफरेंसेस हैं डीएनए में और आरएनए में। तो इसमें बेसिक जो डिफरेंसेस हैं डीएनए में और आरएनए में वो क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि इसका अणु 2 श्रृंखला सीढ़ी सदृश होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 श्रृंखला सीधे सदृश होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक श्रृंखला बनाता है। नंबर 2, डीएनए की बात करें तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ राइबोज शर्करा होती है। नंबर 3, ये केवल केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो है केवल केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि जो आरएनए है वो कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। ये अगला पॉइंट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोशिका द्रव्य में डीएनए पाया जाता है या आरएनए, तो आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में भी। इसके अलावा इसके अणु, डीएनए की बात करें तो इसके अणु में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और नाइट्रोजन बेस होते हैं। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए में। और आरएनए की बात करें तो इसमें एडेनिन, यूरोसिल, ग्वानिन तथा साइटोसिन, नाइट्रोजन बेस होते हैं। नंबर 5, ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जबकि जो आरएनए है वो जो है आनुवांशिक सूचना वाहक होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, और ये जो है आरएनए वो सूचना लेते हैं डीएनए से और ये आनुवांशिक सूचना वाहक होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है नंबर 6, और ये है कि जो डीएनए है ये अपने समान डीएनए व आरएनए का निर्माण करता है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए में ये गुण नहीं होते हैं, यानी कि अपने समान आरएनए का जो निर्माण है वो नहीं कर पाता है। तो ये अगला पॉइंट है। और इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है नंबर 7, वो ये है कि डीएनए एक स्टेबल स्थायी है और आरएनए जो है वो अस्थायी होता है। तो ये कुल 7 इसमें डिफरेंसेस हैं। तो डीएनए और आरएनए पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर मैंने बता दिए। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों डीएनए और आरएनए का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ और थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जेनेटिक कोड, ये सारे टॉपिक्स अभी रह गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। इसके अलावा जो अगला यूनिट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, लैक्टिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया। ये जो 3-4 पॉइंट है इससे शुरुआत करने वाले हैं हम, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा माइक्रोबायोलॉजी का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो बाकी के यूनिट्स और टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।